हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 231 से 260 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 231। इसमें पूछा है, इफ़ V इज़ द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ कास्टिंग एंड A इज़ इट्स सरफेस एरिया, देन टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछा है इसके अंदर। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है गाइस, ये हमारा एक बर्नौल्स रूल रहता है। बर्नौल्स रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब मेटल कास्टिंग के अंदर द पोस्टुलेशन दैट टोटल फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर अ कास्टिंग इज फंक्शन ऑफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया। तो जो टोटल फ्रीजिंग टाइम होता है या सॉलिडिफिकेशन टाइम बोलते हैं जिसको कास्टिंग के अंदर, वो किसका फंक्शन होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया। वॉल्यूम और सरफेस एरिया का जो रेशियो है उसका फंक्शन होता है। मतलब यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन टाइम T इक्वल टू होता है C इंटू में वॉल्यूम अपॉन में सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। और C यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम T इक्वल टू होता है C इंटू में V अपॉन A का होल स्क्वायर, वेयर C इज द कांस्टेंट दैट रिफ्लेक्ट मोल्ड मटेरियल metal properties like latent heat and temperature. Best riser is one whose V upon A का whole square is 10 to 15% larger than that of the casting. वेस्ट राइजर क्या माना जाता है कि अगर उसका राइजर का जो साइज है वो कितना है, 10 to 15% लार्जर देन दैट ऑफ द कास्टिंग। कास्टिंग से 10 से 15% बड़ा होना चाहिए राइजर, तो उसको हम बेस्ट राइजर कहेंगे। ये राइजर के साइज़ को डिसाइड किया जाता है हम इसके द्वारा, बर्नौल्स रूल के द्वारा और केन्स मेथड के द्वारा। इन दोनों मेथड के द्वारा हम राइजर के साइज को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सिंस V एंड A फॉर द कास्टिंग आर नॉन, जब हमें V और A की वैल्यू पता है कास्टिंग के लिए, तो V अपॉन A कैन बी डिटरमाइन। तो V अपॉन A अपन डिटरमाइन कर सकते हैं आसानी से। एज्यूमिंग द हाइट टू डायमीटर रेशियो फॉर द सिलिंड्रिकल राइजर, द राइजर साइज कैन बी डिटरमाइन। तो हाइट और डायमीटर का जो रेशियो है सिलिंड्रिकल राइजर के लिए वो एज्यूम करेंगे और उसके द्वारा हम राइजर का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया का होल स्क्वायर, तो V स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 232, द पर्पज ऑफ पोरिंग बेसिन इज। पोरिंग बेसिन का पर्पज क्या होता है, पोरिंग बेसिन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, पहले वाले लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वाले लेक्चर ज़रूर देख लें। और ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर गेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने देखा था, ये होता है यहाँ पे पोरिंग बेसिन और ये होता है स्प्रू। तो पोरिंग बेसिन एक रिजर्वायर की तरह काम करता है, यहाँ पर रिजर्वायर का काम करता है, उस मोल्टन मेटल को स्टोर करने का काम करता है। तो द मोल्टन मेटल फ्रॉम द ladle is poured into the pouring basin from where it moves into the sprue and through the runner to the other area. स्प्रू और रनर की सहायता से ये बाकी के एरियाज में फ्लो करता है पोरिंग बेसिन से मोल्टन मेटल, और बाद में कहाँ पहुँचता है, मोल्ड कैविटी के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या करता है पोरिंग बेसिन, द इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोरिंग हेड थ्रो वेयर एंड होल्ड बैक स्लैग एंड डर्ट विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस। पोरिंग बेसिन क्या करता है, मॉल्टन मेटल का कांस्टेंट लेवल मेंटेन करके रखता है, और इसके कारण जो स्लैग इंक्लूजन्स रहते हैं, जो डर्ट रहता है, वो उस सरफेस के ऊपर, मॉल्टन मेटल की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीड मॉल्टन मेटल फ्रॉम पोरिंग बेसिन टू द गेट, हेल्प टू फीड कास्टिंग अंटिल ऑल सॉलिडिफिकेशन, एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर द मॉल्टन मेटल। तो रिजर्वायर की तरह काम करता है मॉल्टन मेटल के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, मैच प्लेट पैटर्न इज यूज्ड। तो मैच प्लेट पैटर्न हम लोग देख चुके हैं कहाँ पे यूज होता है, मशीन मोल्डिंग के अंदर। ऑप्शन नंबर डी है इसका। नेक्स्ट है 234, फॉर स्टील कास्टिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैंड इज बेटर। तो स्टील कास्टिंग के लिए किस प्रकार का सैंड बेटर होता है, अच्छा होता है, ये पूछा है। तो यहाँ पर मोल्डिंग सैंड फॉर स्टील कास्टिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टील कास्टिंग ड्यूरिंग फ्रीजिंग इज फेयरली हाई। तो
कास्टिंग के फ्रीजिंग के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टील के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? फ्रॉम 1.5 to 3%, 1.5 से 3% तक होता है। एंड हेंस श्रिंकेज अलाउंस ऑन पैटर्न शुड बी मोर। तो इसलिए जो श्रिंकेज अलाउंस होता है पैटर्न के ऊपर वो ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर कोर्स सैंड इज प्रिफर्ड फॉर स्टील कास्टिंग। हाई टेम्परेचर के कारण जो कोर्स सैंड है वो प्रिफर किया जाता है स्टील कास्टिंग के अंदर। स्टील कास्टिंग इज डन इन बोथ ग्रीन सैंड मोल्ड्स एंड ड्राई सैंड मोल्ड्स। A typical compositions of green sand mixture for steel casting may have purely silica mixed with double quantity of reclaimed sand। तो यहाँ पर जो ग्रीन सैंड मिक्सचर होता है स्टील कास्टिंग के अंदर वो क्या होता है? प्योर सिलिका मिक्स किया जाता है विद डबल क्वांटिटी ऑफ रिक्लेम्ड सैंड। तो प्योर सिलिका यूज किया जाता है और डबल क्वांटिटी ऑफ रिक्लेम्ड सैंड यूज किया जाता है। रिक्लेम्ड सैंड यूज किया जाता है यहाँ पे। बेंटोनाइट अप टू 1.5% एंड डेंस्ट्रिन अप टू 0.25। तो यहाँ पर बेंटोनाइट कितना यूज किया जाता है? 1.5% यूज किया जाता है और डेक्स्ट्रिन यूज किया जाता है अप टू 0.25% तक और कोरिल्स अप टू 0.2% तक। मॉइस्चर में भी अप टू 3.5%, मॉइस्चर इसके अंदर 3.5% तक हो सकता है। ए टिपिकल ड्राई सैंड मॉइस्चर मिक्सचर फॉर स्टील कास्टिंग में हैव रिवर सैंड 89%, बेंटोनाइट 4.5% और डेक्स्ट्रिन 0.5%, वाटर 6%। तो यहाँ पे ये ग्रीन सैंड मोल्ड के अंदर कंपोजिशन ये थे और ड्राई सैंड मोल्ड के अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या है? रिवर्स सैंड यूज किया था 89%, बेंटोनाइट 4.5% और डेक्स्ट्रिन 0.5% और वाटर 6%। तो यहाँ पर कोर्स ग्रेन यूज किया जाता है। जो साइज होता है वो हमारा कौन सा यूज किया जाता है? कोर्स सैंड यूज किया जाता है, कोर्स सैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्स ग्रेन। नेक्स्ट है 235। एज द साइज ऑफ कास्टिंग इंक्रीजेज इट इज ऑफन बेटर टू यूज इंक्रीजिंगली। तो जब कास्टिंग का साइज इंक्रीज होता है तो हमें किस प्रकार के ग्रेन साइज की रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार के ग्रेन साइज को यूज करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज जनरली द मोल्डिंग सैंड कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका ग्रेन साइज और द पार्टिकल साइज। सिलिका ग्रेन साइज या पार्टिकल के ग्रेन साइज के आधार पर हम मोल्डिंग सैंड को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है फाइन ग्रेन सैंड और दूसरा होता है कोर्स ग्रेन सैंड। फाइन ग्रेन सैंड इज मोस्टली प्रिफर्ड फॉर द स्मॉल साइज कास्टिंग। तो यहाँ पर फाइन ग्रेन सैंड का हम ज़्यादातर यूज कहाँ करते हैं? जब हमें स्मॉल साइज की कास्टिंग करनी हो। एंड प्रेसिजन कास्टिंग सच एज ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज एट्सेट्रा। और प्रेसिजन कास्टिंग करनी हो जैसे हम ऑर्नामेंट्स बनाने हो या ज्वेलरीज बनानी हो तो उस समय हम फाइन ग्रेन का यूज करेंगे। स्मूथ सरफेसेस ऑफ द कास्टिंग इज ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ फाइन ग्रेन सैंड। और स्मूथ सरफेसेस किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? फाइन ग्रेन सैंड के द्वारा प्राप्त होती हैं। कोर्स ग्रेन सैंड इज यूज्ड फॉर लार्ज कास्टिंग। लार्ज कास्टिंग के लिए हम कैसा सैंड यूज करते हैं? कोर्स ग्रेन सैंड। बिकॉज ऑफ द गुड परमिएबिलिटी ऑफ द सैंड, क्योंकि इसके अंदर परमिएबिलिटी अच्छी होती है। क्योंकि कोर्स ग्रेन रहेगा तो उसके अंदर जो गैसेज रिलीज हो रही हैं मोल्टन मेटल से उनको निकलने के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा, इजीली एस्केप कर पाएंगे। तो उसके अंदर जो परमिएबिलिटी है सैंड की वो अच्छी हो जाएगी। द ग्रेन साइज ऑफ द मोल्डिंग सैंड हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। जो ग्रेन साइज है उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर: परमिएबिलिटी, मॉइस्चर कंटेंट, ग्रीन स्ट्रेंथ, स्मूथनेस ऑफ द कास्टिंग सरफेस। तो फाइन ग्रेन साइज के अगर हम सैंड यूज करते हैं तो उसके अंदर जो सरफेस फिनिश है वो स्मूथ मिलती है और कोर्स ग्रेन में उतनी स्मूथ नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करता है ग्रेन साइज। तो यहाँ पर हमें कोर्स ग्रेन यूज करना चाहिए अगर कास्टिंग लार्ज है, लार्ज कास्टिंग हम कर रहे हैं तो कोर्स ग्रेन साइज के सैंड को यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है 236। द पर्पज़ ऑफ द राइजर इज। राइजर का पर्पज़ क्या होता है? यहाँ पर राइजर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। राइजर्स आर रिजर्वायर्स डिजाइंड एंड लोकेटेड टू फीड मॉल्टन मेटल टू द सॉलिडिफाइंग कास्टिंग टू कंपनसेट फॉर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो राइजर एक प्रकार का रिजर्वायर होता है, उसे इस प्रकार से लोकेट किया जाता है कि टू फीड मॉल्टन मेटल टू द सॉलिडिफाइंग कास्टिंग। जो कास्टिंग सॉलिडिफाई हो रही है
उसको मोल्टन मेटल फीड करे एंड टू कंपनसेट फॉर श्रिंकेज श्रिंकेज, और सॉल्डिफिकेशन के दौरान जो सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज हो रहा है उसको कंपनसेट करे। राइजर इज अ होल कट और मोल्डेड in the cope to permit the molten metal to rise above the highest point in the casting. It provides a visual check to ensure filling up of the mold cavity. तो ये इंश्योर करता है कि जो मोल्ड कैविटी है वो कम्प्लीटली फिल हो चुकी है, मतलब सॉल्डिफिकेशन के दौरान कम्प्लीटली फिल हो चुकी है। सॉल्डिफिकेशन हो रहा है उस समय, सॉल्डिफिकेशन के दौरान यहाँ पे मोल्टन मेटल प्रोवाइड की जाती है राइजर के थ्रू, कि जैसे जैसे सॉल्डिफिकेशन होता जा रहा है उसके अंदर जो सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज हो रहा है तो वहाँ पे जितनी मोल्टन मेटल आ सकती है उसके हिसाब से मोल्टन मेटल को वो सेंड करता है उसके अंदर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्पज ऑफ द राइजर टू फीड द कास्टिंग एट अ रेट ऑफ कॉन्स्टेंट विद द रेट ऑफ सॉल्डिफिकेशन, एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ फॉर द मोल्टन मेटल, ये पोरिंग मिशन हो गया। हेल्प फीड द कास्टिंग अंटिल ऑल सॉल्डिफिकेशन टेक्स प्लेस, तो ये किस में हेल्प करता है कि जब तक सॉल्डिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो कास्टिंग के अंदर मोल्टन मेटल को फीड करता रहता है। तो हेल्प टू फीड द मोल्टन मेटल इन द कास्टिंग अंटिल ऑल सॉल्डिफिकेशन टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 237। स्लिक इज, तो स्लिक एक प्रकार का हमारा हैंड टूल होता है, जिस प्रकार से रिडल और बाकी हैंड टूल्स के बारे में देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये इस तरीके की स्लिक होती है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, स्लिक इज़ यूज फॉर रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग द मोल्ड, मोल्ड को रिपेयर करने में और उसकी फिनिशिंग करने में स्लिक का यूज करते हैं। इट इज़ अ स्मॉल डबल एंडेड टूल हैविंग अ फ्लैट ऑन वन एंड एंड अ स्पून ऑन द अदर हैंड। इट इज़ ऑल्सो मेड इन अ वेराइटी ऑफ अदर शेप्स। तो ये एक प्रकार का हैंड टूल होता है जिसके अंदर एक एंड पर फ्लैट सरफेस होती है और दूसरे एंड पर क्या होती है, एक स्पून टाइप की सरफेस होती है, जिसका यूज हम करते हैं मोल्ड की रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग करने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए लॉन्ग फ्लैट मेटल प्लेट फिटेड विद द ऑफसेट हैंडल यूज टू मेक और रिपेयर कॉर्नर्स इन द मोल्ड। तो ये रिपेयर करने में और फिनिशिंग करने में यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 238। फ्रीजिंग रेशियो और रिलेटिवली फ्रीजिंग टाइम अकॉर्डिंग टू केन्स इक्वेशन। केन्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो फ्रीजिंग रेशियो होता है या रिलेटिव फ्रीजिंग टाइम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं हम। केन्स मेथड, दिस मेथड of determining riser size is based on experimentally determined hyperbolic relation between relative freezing time and volume of the casting of the riser। तो यहाँ पर केन्स मेथड है, केन्स मेथड राइजर का साइज डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो रिलेटिव फ्रीजिंग टाइम है वो और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। वो किस तरीके से होती है, इफ़ द कास्टिंग सॉलिडिफाई infinitely rapidly the feeder riser volume should be equal to the solidification shrinkage of the casting। तो जो फीडर राइजर है, जो फीडर या राइजर है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होना चाहिए, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के बराबर होना चाहिए। कास्टिंग के अंदर जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हो रहा है उसके बराबर होना चाहिए। एंड इफ़ द फीडर एंड कास्टिंग सॉलिडिफाई एट द सेम रेट, अगर फीडर और कास्टिंग दोनों सेम रेट पर सॉलिडिफाई होती हैं तो जो फीडर शुड बी इनफाइनाइटली लार्ज, तो जो फीडर है वो इनफाइनाइटली लार्ज होना चाहिए। तो रिलेटिव फ्रीजिंग टाइम और फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है, इसको आर एफ से डिनोट करते हैं, ए अपॉन भी ऑफ कास्टिंग अपॉन में ए अपॉन भी ऑफ राइजर। तो एरिया अपॉन वॉल्यूम कास्टिंग के लिए अपॉन में एरिया अपॉन वॉल्यूम राइजर के लिए। तो ये होता है फ्रीजिंग रेशियो या फिर रिलेटिव फ्रीजिंग टाइम। और जो वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइजर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। जो केन्स फार्मूला है, तो केन्स फार्मूला हमारा बन के आता है आर एफ इक्वल टू ए अपॉन आर भी माइनस में बी प्लस में सी। तो ए यहाँ पे फ्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक है और बी कॉन्ट्रैक्शन रेशियो है और सी यहाँ पे रिलेटिव फ्रीजिंग रेट है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। जो केन्स फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है। और वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइजर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, ये होता है। और ये हो गया हमारा फ्रीजिंग रेशियो।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग रेशियो पूछा है यहाँ पर, एरिया ऑफ कास्टिंग अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन में एरिया ऑफ राइजर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ राइजर। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या था हमारा, एरिया अपन वॉल्यूम कास्टिंग के लिए और एरिया अपन वॉल्यूम राइजर के लिए। तो एरिया अपन वॉल्यूम कास्टिंग के लिए हो गया, ये एरिया अपन वॉल्यूम राइजर के लिए हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 239, हॉट टीयर्स रेफर्स टू। तो हॉट टीयर क्या होता है, एक प्रकार का कास्टिंग डिफेक्ट होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस जो होती हैं सॉलिडिफिकेशन के दौरान, तो उसके कारण यहाँ पे इरेगुलर सरफेसेस बन जाती हैं, तो उसी को हम कहते हैं हॉट टीयर्स। ठीक है, दीज आर द क्रैक्स हैविंग रैग्ड सरफेसेस ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन के दौरान यहाँ पे इस तरीके की जो इरेगुलर या रैग्ड सरफेस बन जाती है उसको हम कहते हैं हॉट टीयर। तो ये एक प्रकार का कास्टिंग डिफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 240, स्लिक इन अ फाउंड्री शॉप इज यूज टू। तो स्लिक किस लिए यूज किया जाता है, मेक एंड रिपेयर कॉर्नर्स इन द मोल्ड। ऑप्शन नंबर ए है, अभी देखा था। नेक्स्ट 241, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर क्या होता है, इट इज़ यूज टू एंश्योर प्योरिटी एंड डेंसिटी एट एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द कास्टिंग। इट इज़ यूज टू कास्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। इट इज़ यूज टू कास्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है। कास्टिंग ऑफ गुड क्वालिटी, डायमेंशनल एक्यूरेसी, एक्सटर्नल स्पेस डिटेल्स आर ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। इन एडिशन टू पाइप्स, टिपिकल पार्ट्स मेड इंक्लूड बुशिंग, इंजन सिलेंडर, लाइनर, बियरिंग रिंग्स एंड विदाउट फ्लेंजेस। तो इस प्रकार की कास्टिंग हम इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अंदर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं इजीली। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 242, इन अ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मेथड। तो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मेथड के अंदर क्या होता है, जो मोल्टन मेटल है उसको हम मोल्ड कैविटी के अंदर ग्रेविटी के थ्रू भेजते हैं। तो मोल्टन मेटल इज फेड इनटू द कैविटी इन मेटेलिक मोल्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के द्वारा इसको मोल्टन मेटल को फीड कराते हैं परमानेंट मोल्ड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है 243, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज टू। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को हम क्या कहते हैं, प्रेसिजन कास्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं और लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज कहाँ करते हैं, जब हमें कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने हो या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनाने हो जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो और जिनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो मटेरियल का, तो वहाँ पर हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। इसको लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पैटर्न है वो वैक्स का बनाया जाता है, वैक्स मटेरियल का बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक वैक्स मटेरियल का एक पैटर्न लेते हैं, वो एक प्रकार का सॉलिड वैक्स होता है। उस सॉलिड वैक्स को हम क्या करेंगे, इस तरीके से की एक स्लरी होती है मटेरियल की, एक स्लरी मटेरियल के अंदर डिप करते हैं। अब डिप करने से क्या होगा कि उस सॉलिड वैक्स के पैटर्न के ऊपर कुछ मटेरियल हमारा स्टिक हो जाएगा, जिससे क्या होती है एक थिकनेस बन जाती है स्लरी की उस वैक्स पैटर्न के ऊपर। जैसे ये हमारा बैक्स पैटर्न है, ये इस तरीके का हमारा एक बैक्स पैटर्न रहता है। इस बैक्स पैटर्न को इस स्लरी के अंदर डिप करते हैं कुछ समय के लिए, जिससे क्या होगा उस बैक्स पैटर्न के ऊपर उस स्लरी की कुछ थिकनेस बन जाएगी और हम क्या करते हैं उस बैक्स पैटर्न को इससे बाहर निकालते हैं। तो अगर ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो फाइन ग्रेन सिरेमिक पार्टिकल्स को उसके ऊपर ऐड करते हैं, जिससे हमें डिजायर्ड थिकनेस प्राप्त हो जाती है। तो जब हमें डिजायर्ड थिकनेस प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, हीट करते हैं, ये इसको वो कोटिंग कहते हैं। तो उसके बाद हम उसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि जो वैक्स है, वैक्स हमारी पिघल जाएगी और पिघलने के बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है, एज ए लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकल जाती है और हमारी इस तरीके की कैविटी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की कैविटी फॉर्म हो जाती है और ये हमारे एक मोल्ड प्रिपेयर हो जाता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल को
अलाउ करेंगे, जिससे मोल्टन मेटल इसके अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बैक्स पैटर्न लिया, फिर उसको स्लरी के अंदर डिप किया, डिप करने से हमें एक डिजायर्ड थिकनेस मिल गई, उसको फिर रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, इस तरीके से हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये जो बैक्स पैटर्न है वो लिक्विड के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर एक मोल्ड कैविटी बन जाती है। फिर उस मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को फिल करते हैं और उसके बाद उसको सॉलिडिफाई करते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है, इस तरीके की कास्टिंग मिलती है और ये इस प्रकार का पैटर्न होता है। तो इस तरीके की कास्टिंग ऑब्जेक्ट हमारे तैयार हो जाते हैं। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशंस कहाँ हैं, पार्ट्स फॉर कंप्यूटर्स एंड डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, मशीन टूल एंड सिरेमिक, कस्टम ज्वेलरीज बनाने में, नोजल्स, बकेट्स, वेंस, ब्लेड्स, टरबाइन, रडार वेव गाइड्स। तो इस प्रकार के एलिमेंट्स बनाने में हम यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस होते हैं। और ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो आप लोग रीड कर लेना। तो ये होती है हमारी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज फॉर शेप्स विच आर मेड बाय डिफिकल्टी यूजिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन सैंड कास्टिंग, मास प्रोडक्शन, शेप विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट एंड कांट बी कास्ट बाय एनी अदर मेथड, देयर इज नथिंग लाइक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स शेप, वेरी कॉम्प्लेक्स शेप और इंट्रिकेट शेप्स को अपन इजीली इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था इसके अंदर टरबाइन ब्लेड्स हो गई, जेट इंजन पार्ट्स हो गए, डेंसर हो गए, मेडिकल इम्प्लांट्स हो गए और कस्टम ज्वेलरी हो गई, नोजल्स हो गए, बकेट्स हो गई। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम इजीली बना सकते हैं इसके द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 244, द मटेरियल ऑफ पैटर्न इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर जो पैटर्न मटेरियल यूज करते हैं वो क्या करते हैं, बैक्स का पैटर्न लिया जाता है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 245, पाइप्स सब्जेक्टेड टू वेरी हैवी प्रेशर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आर मेड बाई। तो इस प्रकार के जो हैवी प्रेशर्स को झेल सके, इस प्रकार के जो पाइप्स हैं वो हम किसके द्वारा बनाते हैं, एक्सट्रूशन प्रोसेस के द्वारा। ये हम लोग देख चुके हैं, एक्सट्रूशन प्रोसेस एज सीमलेस पाइप। तो एक्सट्रूशन प्रोसेस के द्वारा हम इस प्रकार के पाइप्स जो हैवी प्रेशर को बियर कर सकते हैं, एक्सट्रूशन प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं हम लोग। एक्सट्रूशन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज कॉज टू फ्लो थ्रो अ रिस्ट्रिक्टेड orifice, so creating an extremely elongated strip of uniform but comparatively small cross section. The operating is identical to squeezing of toothpaste out of the toothpaste tube. तो ये जिस प्रकार से हम टूथपेस्ट को उस टूथपेस्ट से निकालते हैं, पेस्ट को निकालते हैं, इसी प्रकार से हम एक्सट्रूशन प्रोसेस करते हैं। तो एक्सट्रूशन प्रोसेस के द्वारा हम सीमलेस पाइप्स बना सकते हैं। सीमलेस मतलब जिनके अंदर जॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पाइप्स हम बना सकते हैं एज सीमलेस पाइप्स। सीमलेस पाइप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जॉइंट्स नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों ने जो एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे एक जॉइंट होता है, लेकिन सीमलेस पाइप्स क्या होते हैं, जिनके अंदर जॉइंट्स नहीं होते हैं। तो ये इस प्रकार के जो पाइप्स हैं वो हम किसके द्वारा बनाते हैं, एक्सट्रूशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और ये जो पाइप्स होते हैं वो हैवी प्रेशर को बियर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी इस आर के जैन बुक की सीरीज़ को ख़त्म करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।